फाइन, चलो। तो हमारा 5 अप्रैल, क्लास 6 फॉर कैंसर बायोलॉजी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एम्स टेस्ट क्या होता है। ठीक है, हमने एम्स टेस्ट के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो कि क्या बता रहा था कि कोई भी एक पर्टिकुलर केमिकल, वो क्या है, वो म्यूटाजेनिक है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक है या प्रो कार्सिनोजेनिक, प्रो या प्री कार्सिनोजेनिक, वो क्या है, इन तीनों में से हमने उसको देखा था। ठीक है, तो ये एम्स टेस्ट था। आज हम बात करने वाले हैं कि कैंसर कैसे डेवलप होता है, थोड़ा थोड़ा और आगे डिटेल में डाइव ऑन करेंगे, और हम कॉजेस के बारे में बात कर रहे थे, राइट, कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो उसमें से हमने बात किया था केमिकल्स जो हैं, तो उसी के अंदर हमने एम्स टेस्ट के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे फिजिकल रेडिएशन, ठीक है, फिर वायरसेस और पैथोजेंस, उन सब के बारे में, राइट। चलो, सो कैंसर जो है वो आपके 3 स्टेजेस में हो सकता है। ठीक है, कैंसर जो है, कैंसर की जो डेवलपमेंट है, वो 3 स्टेप का प्रोसेस है, या 3 बेसिक स्टेजेस में मिलता है, राइट। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, कि कैंसर क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, इनिशिएशन। ठीक है, स्टेज 2 क्या है, वी आर प्रमोटिंग, कैंसर जो है अब वो प्रमोट हो रहा है, वो दूसरी दूसरी जगह पे जाना शुरू कर रहा है, इट इज प्रमोशन, प्रमोशन। एंड स्टेज 3 इज ट्यूमर प्रोग्रेशन, ट्यूमर प्रोग्रेशन, ट्यूमर का प्रोग्रेशन होना, बढ़ना। ठीक है, तो इसको हम जनरली ग्रोथ के उससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो इनिशिएशन मीन्स सिर्फ ये एक म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ग्रो हुआ। प्रमोशन मीन्स अब ये फैल गया है, बहुत ज़्यादा 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 सेल्स के आसपास फैल चुका है। ठीक है, दैट इज प्रमोशन। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ट्यूमर का प्रोग्रेशन, दैट मीन्स अब वो यहाँ से उठ के, ट्यूमर यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, ब्लड वेसल से मूव करके दूसरे टिश्यू में चला गया है, और वहां पे उसने ग्रोथ करनी शुरू कर दी। तो ट्यूमर प्रोग्रेस होना शुरू हो गया, प्रोग्रेशन जो है ट्यूमर का शुरू हो गया। ठीक है, एंड इन स्टेजेस के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम गैप बिटवीन दी स्टेजेस। ऐसा नहीं है कि आपको आज म्यूटेशन से कैंसर शुरू हुआ और आपको 1 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आपको स्टेज 3 ट्यूमर प्रोग्रेशन पे पहुंच जाएगा, वो नहीं जाता। इट टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 35 years फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ कैंसर टू कंप्लीट। ठीक है, कि सपोज आपके बॉडी में आज स्टेज 1 इनिशिएशन हुआ है, तो आपको 20 या 35 साल लगेंगे वो ट्यूमर प्रोग्रेशन जाने में। इसीलिए कैंसर को डिटेक्ट करना एट अर्ली स्टेजेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेट स्टेज में तो ऑफ कोर्स बात है, सिम्टम्स आने शुरू हो ही जाएंगे, बट अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कोरोना वायरस के लिए कितना इंक्यूबेशन है, इट इज़ 2 to 14 days। तभी बोलते हैं ना कि 14 दिन का क्वारंटीन रखो। 2 से 14 दिन के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे फॉर कोविड। ठीक है, लेकिन कैंसर के केस के अंदर जब म्यूटेशन शुरू हुई, दैट इज इनिशिएशन, ठीक है, उससे 20 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल लग जाते हैं सिम्टम्स आते आते। ठीक है, सो द इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरी वेरी हाई। ओके, अब हम कुछ थोड़ा केस स्टडी वगैरह के बारे में बात करते हैं, जो कि इनिशिएटर, प्रमोशन, उसके ऊपर है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, एक चूहा लिया, चूहे को क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर केमिकल के साथ ट्रीट किया। ठीक है, और वो कौन सा केमिकल था, दैट वाज DMBA। DMBA इज अ केमिकल, कौन सा केमिकल, इट इज डाई मिथाइल बेंजा बेंजामीन, बेंजामीन, एक सेकेंड, हाँ, so it was DMBA which is dimethyl benzamine।
ठीक है, तो जब मैंने माइस को डीएमबीए दिया तो उसको कैंसर नहीं हुआ, ही वाज, तो माइस को कैंसर नहीं हुआ। लेकिन व्हेन माइस वाज फेड विद कॉटन ऑयल, ठीक है, तो माइस को मैंने क्या किया, डीएमबीए दिया, नो कैंसर, कोई कैंसर नहीं दिखा। ठीक है, अब मैंने माइस में क्या दिया सेकंड केस में माइस को मैंने क्या दिया, आई गेव कॉटन ऑयल, COR, कॉटन ऑयल, और साथ में जिसके अंदर क्या था, एक कॉटन ऑयल क्या है, एक ईस्टर है, सर एस्टर मॉलिक्यूल है। हाँ जी बोलो। सर आप स्लाइड में क्या लिख रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं है, स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड पे नहीं है क्या? हाँ सर अभी दिखाई दे सर, एक्चुअली हाँ आप सर, सर थोड़ा लेट लेट में दिख रहे थे। लेट दिख रहा है मतलब? मतलब आप बोलते हैं तभी दिखाई नहीं देता है, बोलने के कुछ देर बाद दिखाई देता है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम, आई कांट हेल्प, थोड़ा नेटवर्क में भी स्लो है या समथिंग लाइक दैट, थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत है इस वजह से। ठीक है, स्क्रीन तो दिख रही होगी आई गेस। तो मैंने पहले क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने माइस को डीएमबीए दिया तो कोई कैंसर नहीं हुआ। फिर सेकंड केस में मैंने क्या किया, मैंने कॉटन ऑयल जो कि एक एस्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे कैंसर हो गया। साथ में आपका डीएमबीए है, प्लस डीएमबीए है ऑलरेडी, डीएमबीए ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने बस ये ऐड किया, कॉटन ऑयल मैंने ऐड किया साथ में। ठीक है, सो दैट मीन्स कि खाली डीएमबीए देने से कैंसर नहीं हो रहा है, बट कॉटन ऑयल देने से कैंसर दिख रहा है मुझे, राइट। सो दैट मीन्स डीएमबीए क्या है, डीएमबीए जो है वो कैंसर को इनिशिएट कर रहा है, एक इनिशिएटर का काम कर रहा है, इनिशिएटर। ठीक है, देयरफॉर डीएमबीए इज एक्टिंग एज एन इनिशिएटर, वेयरएज जो आपका ऑयल है वो क्या काम कर रहा है, दैट इज एक्टिंग एज अ प्रमोशन। ठीक है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो प्रमोशन की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप खाली डीएमबीए दे रहे हो, आप विजुअलाइज नहीं कर रहे कि कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर हो रखा है, राइट, म्यूटेशन हुआ है, इनिशिएट हो गया है, लेकिन यू कैन नॉट डिटेक्ट दैट म्यूटेशन, राइट, क्योंकि आपने नॉर्मली फिजिकली अपीयरेंस से आप चेक कर रहे हो, राइट। तो फिजिकल अपीयरेंस से आप इनिशिएशन तो चेक कर ही नहीं सकते कि क्या म्यूटेशन हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो तो नहीं चेक हो सकता। ठीक है, तो आपने कब देखा, जब आपने देखा कि आपने ऑयल डाला है, जो उस वजह से कैंसर जो है वो दिखा है आपको बॉडी के अंदर, माइस की बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजी दिखा है। ठीक है, सो यू कैन से कि डीएमबीए जो है वो इनिशिएटर की तरह काम कर रहा है, और जो आपका कॉटन ऑयल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ प्रमोशन फैक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि प्रमोट कर रहा है। ठीक है, एंड इसी रीजन की वजह से देर आर ऐसे केमिकल्स जो कि कुछ इनिशिएटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, देयर आर केमिकल्स जो कि इनिशिएटर की तरह काम करते हैं, एंड दे हैव एबिलिटी टू कॉज अ म्यूटेशन। ऐसे केमिकल्स, देयर आर केमिकल्स जो कि इनिशिएटर की तरह काम करते हैं, एंड दे कैन कॉज म्यूटेशन, जिस वजह से कैंसर स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम यूवी रेज के बारे में बात कर रहे थे, राइट, रेडिएशंस, आगे हम अभी बताऊंगा मैं रेडिएशन जब हम बात करेंगे, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, जैसे कि अभी हमने डाइमिथाइल बेंजामीन पढ़ा, इट कैन कॉज कैंसर। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बात किया था टोबैको के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल होता है विच कैन कॉज म्यूटेशन एंड कैन कॉज कैंसर, राइट। सो ये सारे केमिकल्स हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, सो अगर आप किसी पर्टिकुलर केमिकल के साथ रिपीटेड एक्सपोजर करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बारी उसका एक्सपोजर हुआ है तो आपको कैंसर हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, म्यूटेशन शो होती हैं, बट अगर रिपीटेड एक्सपोजर होता है तो वो चीज प्रमोट हो जाती है, वो चीज एक्स्ट्रा होती है, मतलब
पहले होनी चाहिए थी 10 दिन में, अब वो 4 दिन में हो जाएगी, क्योंकि आप रिपीटेड एक्सपोजर है आपका उसके साथ, आप बार बार उसके साथ ही बात कर रहे हो। आई एम सॉरी, लाइट चली गई है। यस, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था कि देयर आर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इनिशिएटर की तरह काम करते हैं, एंड विच हैज लो, मतलब उनकी एबिलिटी होती है कि वो म्यूटेशन कॉज कर सके, सो दैट वो किसी पर्टिकुलर कैंसर का इनिशिएशन करा सके। लेकिन अगर आप उसी केमिकल के साथ रिपीटेड एक्सपोजर शो करते हो, राइट, तो वो स्लो एंड ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे प्रमोटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो वो उस पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करने में, उस पर्टिकुलर चीज को बढ़ाने में ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एंड जितने भी प्रमोटिंग एजेंट्स हैं वो कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स नहीं है, राइट, जो भी हमारे प्रमोट करने वाली चीज के हैं, राइट, जो सर सारे। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आई एम सॉरी, इट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है? हेलो, अब ठीक है? यस सर। हाँ सर। ओके, नेटवर्क में बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि जो भी प्रमोटर्स होते हैं, जो किसी चीज को प्रमोट करते हैं, जैसे कैंसर को कुछ कोई एजेंट जो है, केमिकल जो है वो प्रमोट करें, जैसे यहाँ पे ऑयल है, राइट, फॉर्मोलिस्टर जो ऑयल है वो प्रमोट कर रहा है कैंसर को, राइट, वो डीएमबीए की एक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है। तो जितने भी प्रमोटिंग एजेंट्स हैं वो सारे के सारे फॉरेन नहीं है। ऑल प्रमोटिंग एजेंट्स आर नॉट फॉरेन इन नेचर, वो बाहर के नहीं है, वो आपके खुद के ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये जितने भी प्रमोटर्स हैं, ठीक है, जितने भी जो प्रमोटर्स हैं वो आपके फॉरेन नहीं है, दे कैन बी योर ओन हार्मोन। आपके हार्मोन्स ही कैंसर को प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं, आपके हार्मोन्स ही ग्रोथ फैक्टर्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। आपके हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे के सारे प्रमोटर की तरह काम कर सकते हैं, राइट, जो कि एक इनिशिएटेड म्यूटेशन को, जो ऑलरेडी म्यूटेशन इनिशिएट हो गई है, उसको प्रमोट करके कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल रेडिएशन की तरफ। कौन कौन सी रेडिएशंस हैं? फिजिकल रेडिएशंस एज अ कॉज ऑफ रेडिएशन, फिजिकल रेडिएशन एज अ कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। तो फिजिकल रेडिएशन में मैंने तुम्हें दो बोली थी, वी हैव आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एंड वी हैव यूवी रेडिएशन, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं हमारी एक्सरेज, और जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेज निकल रही हैं, दीज आर आयोनाइजिंग, राइट, एक्स रेज, गामा रेज, सारी की सारी जो भी हम जनरली पढ़ते हैं, माइक्रोवेव्स, ये सारी की सारी रेडिएशन में है, ठीक है। तो एक्स रेज और सारी रिलेटेड विच आर इंड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाते हैं वो सारी कौन सी हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो जो आपका हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर भी कौन सी रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी? वो सारी की सारी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो रेडिएशंस थी वो प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एक्सरेज हैं और जो रेडियो एक्टिव कोई भी रेज निकल रही हैं, गामा रेज हैं या जो भी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी एक पर्टिकुलर आयंस को, जितने भी आपके
बॉडी के अंदर आयंस हैं, स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के उधर, राइट, सो दे कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जेटिक आयंस। ये एक्स-रेज क्या करेंगी, दे कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जेटिक आयंस। किस में कन्वर्ट कर देगी, आयंस में। तो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आयंस में, ठीक है। एंड दीज आयंस कॉज डीएनए म्यूटेशन। ये जो आयंस हैं ये डीएनए म्यूटेशन कॉज करते हैं, जो कि कैंसर का प्रमुख कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यूवी रेडिएशन। तो जो भी यूवी रेडिएशन हैं ये वो रेडिएशन है जो कि बहुत लो एनर्जी की हैं, राइट, दे आर लो एनर्जी, हाई वेवलेंथ, लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो है वो बहुत कम है, दे आर लो एनर्जी रेडिएशंस एंड दे आर दी ओनली रेडिएशंस व्हिच कैन पेनिट्रेट योर स्किन। आपके स्किन को पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है, दे कैन पेनिट्रेट योर स्किन। तो स्किन के अंदर इजीली पास ऑन हो सकती है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस जो हैं स्किन के अंदर पास ऑन होने की वजह से व्हाट दे डू इज दे फॉर्म थायमीन डाइमर्स। यूवी रेडिएशंस करती क्या है, ये थायमीन डाइमर्स बनाती है। थायमीन डाइमर्स पता है, थायमीन तो पता है, थायमीन तो एक आपका नेचुरल बेस है, राइट, एडेनिन ग्वानिन थायमीन साइटोसिन ATGC, राइट। तो उसमें से थायमीन का क्या करते हैं, ये दो थायमीन्स को जोड़ देती हैं इकट्ठे, ठीक है, दो थायमीन्स को इकट्ठे जोड़ देती है। तो अगर दो थायमीन्स को इकट्ठे जोड़ देंगी तो क्या होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अब डीएनए का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तो उसको फिर से रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर खराब हो गया है, राइट। तो जो नेक्स्ट म्यूटेशन होएगी, जो भी नेक्स्ट रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अंदर इन दोनों डाइमर्स को एक बेस पेयर माना जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन बेस पेयर। हालांकि ये दोनों होने चाहिए थे कौन से, ये दोनों अलग अलग बेस पेयर हैं, ये और ये, लेकिन अगर इनको डाइमर बना दिया, इनका एक, इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक डाइमर बना दिया, तो नाउ दे विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल बेस पेयर, जिस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगी एंड इट विल कॉज व्हाट, इट विल कॉज म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन कहीं पे भी हो सकता है, दिस म्यूटेशन कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी व्हिच कैन मे लीड टू कैंसर। इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि यूवी रेडिएशन लोगे तो कैंसर ही होगा, ऐसा नहीं है। इट इज जनरली बिलीव्ड कि म्यूटेशंस जो हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर एक्सॉन रीजन के किसी जीन वीन में हो रही है तो वो कैंसर कॉजिंग हो सकती है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बायोलॉजिकल पैथोजेंस, जिसके बारे में हमने बात किया था कि कौन कौन से बायोलॉजिकल पैथोजेंस हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हैं। बायोलॉजिकल पैथोजेंस, तो बायोलॉजिकल पैथोजन में सबसे पहला पैथोजन के बारे में हम बात करेंगे विच इज वायरस, ठीक है। सो किसने डिस्कवर किया था ये वायरसेस जो हैं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर पेटन राउस, पेटन राउस, PEYTON, ये कुछ नहीं, PEYTON, पेटन राउस। ही डिस्कवर्ड दैट इन्फेक्शियस एजेंट जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ऑफ कोर्स यू नो वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, राइट। सो ही डिस्कवर्ड दैट there are some infectious agents which are smaller than bacteria which can cause cancers. He was awarded Nobel Prize for the discovery of viruses in 1966, ठीक है। 1966 में इसको वायरस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से वायरस क्या क्या कॉज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर के केस में बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन एप्स्टीन बार वायरस, ये वायरस का नाम है, ठीक है। ये वायरस क्या कॉज करता है, इट कॉजेज अ कैंसर विच इज बर्किट लिम्फोमा,
It causes Burkitt lymphoma, and this cancer was named, क्योंकि सबसे पहले किसने ढूंढा था, डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डेनिस बर्किट, DENNIS, डेनिस बर्किट। तो उसी के नाम पे कैंसर का नाम रख दिया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, लिम्फोमा मींस उसका कैंसर है। नेक्स्ट इज आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दैट इज HPV। ठीक है, इट इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस जो कि कैसे ट्रांसफर होता है, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, राइट। ये जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, sexually transmitted, okay, and it causes cancers such as uterine cancer, यूट्रस का जो कैंसर होता है, और it can also cause cervical cancer, cervical cancers। ठीक है, यूट्रस में या सर्विक्स के अंदर रीजन का जो कैंसर होते हैं वो जनरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है उस वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अब सारे के सारे HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस एक पूरी फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे कोरोना वायरस हैं, सार्स कोरोना वायरस, मर्स कोरोना वायरस, ब्ला ब्ला ब्ला, अभी जो आया वो सार्स कोरोना वायरस 2 है, राइट। तो एक फैमिली है कोरोना वायरस। सिमिलरली HPV क्या है, इट्स अ फैमिली ऑफ वायरसेस। तो सारे के सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर कॉज नहीं करते, ओनली HPV16। कौन कौन से, HPV16 एंड HPV18, जो ये दो हैं ये कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, ये जो दो हैं ये ही कैंसर कॉज करते हैं, बाकी नहीं करते। ठीक है, एंड देयर आर 2 जीन्स विच आर इन्वॉल्व, इन्हीं के जो इन्वॉल्वमेंट में जीन है E6 जीन जो कि इसकी इन्वॉल्वमेंट में, और एक E7 जीन जो कि इसकी इन्वॉल्वमेंट में, which causes cancers, that these are the 2 genes which are from or a part of human papilloma virus जो कि कैंसर कॉज करने में काम करते हैं इन ह्यूमंस, सारा ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ओके। तो अब हम आ गए जीन के ऊपर। जीन के ऊपर मतलब ऑन्कोजीन्स, ऐसी जीन्स जो कि कैंसर कॉजिंग है, सो वी कॉल देम एज ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं आगे और इनको लेके जाऊंगा पैथोजेंस को, हम लास्ट में एंड में एक बार डिस्कस करेंगे कौन कौन से और वायरसेस वगैरह हैं। ये चलो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। और वायरसेस के बारे में देख लेते हैं क्योंकि वायरसेस काइंड ऑफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले वायरस देखते हैं फिर ऑन्कोजीन्स में जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हमारा HPV। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस जो भी स्पेलिंग है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस और है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो वायरस होते हैं वो कैसे कैंसर कॉज करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का जो जीनोम है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो हेपेटाइटिस बी का जो जीनोम साइज है, स्मॉल जीनोम साइज, ठीक है, इट हैज स्मॉल जीनोम साइज एंड हैज DNA एज द जेनेटिक मटेरियल। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका मटेरियल जो है वो RNA होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस का जो सी वायरस है उसका जो जीनोम साइज है वो बड़ा है, लार्ज जीनोम साइज है। ठीक है, और जो इसका जीनोम है वो किससे बना है, वो RNA है एज जेनेटिक मटेरियल, RNA एज जेनेटिक मटेरियल, और इसका जो है DNA एज जेनेटिक मटेरियल, हेपेटाइटिस बी का जेनेटिक मटेरियल। ओके, नाउ इट हैज अ ट्रांसफॉर्मिंग जीन। हेपेटाइटिस बी के पास एक ट्रांसफॉर्मिंग जीन है जिसको हम कहते हैं X जीन। ठीक है, इट हैज एन X जीन,
हेपेटाइटिस बी वायरस के पास क्या है, एक एक्स जीन है विच इज नथिंग बट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग जीन, ट्रांसफॉर्मिंग जीन। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस हैज अ जीन कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग जीन या एक्स जीन। दिस जीन affects the expression which are involved in cell cycle regulation। तो ट्रांसफॉर्मिंग जीन क्या काम करती है, ये होस्ट सेल के अंदर जिस सेल को ये इन्फेक्ट करेगा उसकी सेल साइकिल कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है, उसकी जो एक्सप्रेशन है सेल साइकिल की जो भी जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, सो दीज दे अफेक्ट सेल साइकिल रेगुलेशन जीन्स, सेल साइकिल रेगुलेशन जीन्स को ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, विच लीड्स टू कैंसर। ठीक है, कौन सी जीन, ये एक्स जीन। ठीक है, सिमिलरली हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर ऐसा अभी तक कोई जीन आइडेंटिफाई नहीं हुई है जो कि कैंसर कॉज करती है, लेकिन अगर आप क्रॉनिक इन्फेक्शन, अगर आप ज्यादा देर तक इस हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ रहते हो, अगर आपका इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ ज्यादा देर तक होता है, क्रॉनिक होता है, तो इट कॉजेज टिश्यू डैमेज विच फर्दर लीड्स टू कैंसर। तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक जीन नहीं है जो कि कैंसर कॉज कर रही है, बल्कि there are certain proteins of this virus which causes cell division का excess, cell proliferation। ठीक है, so here are certain proteins जो कि कैंसर कॉज करते हैं, कैंसर कॉजिंग। ठीक है, और ये प्रोटीन्स कौन है, ये जो प्रोटीन है ये इस वायरस का पार्ट है, मतलब ये वायरस के ही प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सो इसमें कोई जीन नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वायरस हमारा पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा के अंदर मैंने आपको तुमको E6 E7 बता ही दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो 60 डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो इस कैटेगरी का पार्ट है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो मैंने अभी तुम्हें बताया। ठीक है, बल्कि दो जीन्स जो हैं वो सिर्फ इन्वॉल्व रहती हैं कैंसर कॉज करने में, दैट इज E6 एंड E7। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी वायरसेस हैं जो इसके अंदर आते हैं, 60 काइंड्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस आर देयर। तो हमने E16, E18, HPV18, HPV16, तो ऐसे HPV60 तक है। ठीक है, बट उसमें से सबके अंदर जो एक कॉमन चीज है वो क्या है कि दो ये दे आर एक्सप्रेसिंग टू जीन्स विच आर कैंसर कॉजिंग, एंड व्हाट आर दीज टू जीन्स, दीज आर E6 एंड E7 जीन्स। E6 एंड E7 जीन्स कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये जीन है तो जीन प्रोडक्ट बनाएगा, सो दे फॉर्म E6 प्रोटीन एंड दिस विल फॉर्म E7 प्रोटीन। E6 जीन क्या बनाएगा, E6 प्रोटीन, E7 जीन क्या बनाएगा, E7 प्रोटीन। एंड ये जो दोनों प्रोटीन हैं ये किसके साथ काम करेंगे, दीज प्रोटीन वर्क इन अकॉर्डेंस विद RB एंड P53। ये जो प्रोटीन्स हैं E6 और E7 ये किसके से काम करते हैं, दे वर्क विद ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के साथ काम करते हैं। E7 जो है किसके साथ काम करता है, E7 इंटरैक्ट्स विद RB। E7 जो है वो RB प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा, E7 RB प्रोटीन के साथ काम करता है और इसको इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेट दैट मीन्स ट्यूमर को सप्रेस होने नहीं दिया जाएगा, ट्यूमर बढ़ाया जाएगा, दैट मीन्स कैंसर कॉज हो जाएगा। So E7 that is coming from human papilloma virus is interacting with RB protein which is retinoblastoma, making it inactive such that it can cause cancer. Similarly जो E6 है, E6 interacts with P53 which is another tumor suppressor gene, और P53 का क्या हो जाएगा, P53 ही डिग्रेड कर दिया जाएगा।
So P53 is degraded by ubiquitination. यूबिक्विटिनेशन का यूज करके P53 को ही डिग्रेड कर दिया जाएगा सच दैट इट कैन नॉट सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्यूमर, सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि E6 जो है P53 को डिग्रेड कर देता है, खत्म कर देता है। और E6 कहां से आया? E6 आया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। ठीक है, आई गेस इट्स फाइन। नेक्स्ट है हर्पीस वायरस। अगला वायरस इट इज हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ सर। कुछ है नहीं, रट्टा मारने वाला चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें भी समझने वाला, इसीलिए मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। जनरली नहीं पूछते, कम पूछते हैं, बट फिर भी पूछ सकते हैं कुछ भी क्योंकि रिलेटेड है तो। नेक्स्ट इज हर्पीस वायरस। तो जो हर्पीस वायरस है, इनका जीनोम का जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, लार्ज जीनोम साइज। कितना साइज? दे हैव 100 to 200 किलो बेस पेयर्स, 100 to 200 किलो बेस पेयर। डीएनए जो है वो इनका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में भी तुम पढ़ोगे। ठीक है, ओके। तो जो भी हर्पीस वायरस के जो फैमिली मेंबर्स हैं जो हर्पीस वायरस के अंदर आते हैं, दे कॉज कैंसर्स इन एनिमल्स लाइक फ्रॉग। तो ये सारे के सारे फ्रॉग में कैंसर कॉज करते हैं। दे कॉज कैंसर्स इन चिकन एंड मंकीज। ठीक है, फ्रॉग, चिकन, मंकीज में भी दे कैन कॉज कैंसर्स। ठीक है, बट दो ही मेंबर ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस में कैंसर कॉज करते हैं। तो अगर मैं ह्यूमंस के केस में बात करूं, वी हैव ओनली 2 मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ऑफ दिस हर्पीस वायरस फैमिली, जो कि कैंसर कॉज करते हैं इन ह्यूमंस। वी हैव दीज टू एज 1 and 2। सबसे पहला कौन सा? इट इज कैपोसीज सार्कोमा वायरस। ठीक है, कैपोसिस सार्कोमा वायरस, एज द नेम सजेस्ट, सार्कोमा जो है वो कैंसर कॉजिंग वायरस, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, एंड ऊपर ही मैंने अभी एक बताया, दैट वाज एप्स्टीन वायरस, एप्स्टीन एंड बार वायरस। ठीक है, ये दोनों वायरस किसको बिलोंग करते हैं? हर्पीस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो कैपोसिस सार्कोमा वायरस कॉजेस कैपोसिस सार्कोमा, जो कि बीमारी का नाम है, एंड एप्स्टीन एंड बार वायरस कॉजेस, अभी मैंने ऊपर बताया, विच इज बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा। ठीक है, तो कैपोसिस सार्कोमा बीमारी का नाम है, कैंसर का नाम है, और इसके आगे वायरस लगा दो तो वो वायरस हो गया, सिंपल। ठीक है, तो कैपोसिस सार्कोमा वायरस। ठीक है, एंड एप्स्टीन बार वायरस जो कि बर्किट लिम्फोमा कॉज करता है। बर्किट लिम्फोमा इज द डिसीज का नाम। नेक्स्ट वायरस है हमारा रेट्रो वायरस, आपके HIV वाले रिलेटेड। ठीक है, रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस के हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है HTLV1। HTLV1 वायरस, ये नाम है वायरस का, फुल फॉर्म ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन टी सेल, तो ये थोड़ा इम्यूनोलॉजी रिलेटेड है, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1, ये नाम है HTLV1। इट इज अ रेट्रोवायरस एंड कॉजेज टी सेल ल्यूकीमिया। कौन सी बीमारी कॉज करता है? कौन सी कैंसर? इट कॉजेज टी सेल ल्यूकीमिया, टी सेल ल्यूकीमिया कॉज करता है। ठीक है, एंड दिस वायरस इज नोन टू हैव अ जीन जो कि कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन की तरह काम करती है, एंड दैट जीन नेम इज टैक्स जीन।
टैक्स, टैक्स, मोदी जी इधर भी आ गए, टैक्स जीन, ठीक है, रेट्रोवायरस। So tax gene is the gene which influences or causes the cancer, which is kind of produced by कौन सा HTLV1 वायरस। तो HTLV का पार्ट है ये टैक्स जीन, जो कि कैंसर कॉजिंग है, एक एक्ट एज एन ऑन्कोजीन। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा HIV, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा HIV। फुल फॉर्म तो सबको पता होगी आई गेस, नॉट रिक्वायर्ड, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो HIV क्या करता है, इट डज नॉट डायरेक्टली कॉजेस कैंसर बट इट मेक्स द पेशेंट प्रोन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर। ये डायरेक्टली कोई कैंसर नहीं कॉज करता, बल्कि एक पेशेंट को प्रोन कर देता है, मतलब उसको प्रोन का मतलब इंग्लिश में, हिंदी में कैसे बोलते हैं, प्रोन माने वो बढ़ा देना, चांसेस बढ़ा देना एक पर्टिकुलर कैंसर होने के, दैट इज प्रोन, राइट। सो इट मेक्स द पेशेंट प्रोन टू सम पर्टिकुलर कैंसर एंड दैट इज कैपोसी सार्कोमा। दैट इज कैपोसी सार्कोमा। तो जो भी HIV के पेशेंट्स हैं या एड्स के पेशेंट्स हैं, बोलते हैं एड्स इस बीमारी, HIV तो वायरस है, तो जो भी एड्स पेशेंट होते हैं दे आर जनरली प्रोन टू, मतलब दे हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कैपोसी सार्कोमा। उनको कैपोसी सार्कोमा विच इज अ टाइप ऑफ कैंसर, उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर टाइप। व्हाई? Because during HIV infection the T cells cannot function properly, because of that they are more prone to a particular type of cancer which is Kaposi sarcoma, ठीक है, that is AIDS patient के लिए जनरली, ठीक है। सो ये सारा वायरस का पूरा डिस्क्रिप्शन था, आई गेस समझ में आ गया सबको, कोई ऐसा ज़्यादा है नहीं काम का, बट फिर भी ओके। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन्कोजीन्स के बारे में। सो सब आई गेस एवरीवन इज फाइन। अब अगर मैं आधा घंटा और पढ़ाऊँ तो नींद वींद तो नहीं आ रही? नो सर। मैं भाई 11 बज रही, 10:30 हो रही है। करना है तो नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, मुझे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा दूँ? यस सर। बोलो। पूनम ने सिर्फ सर बोला, इसका मतलब मैं क्या समझूं? जो मैं सोच रहा हूँ मैं वही समझ रहा हूँ। सर पढ़ा दीजिए। नहीं, मुझे देखो लिटरली कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तुम में है, तुमने सर सारी चीजों को याद पढ़ा करना है। दीजिए चलेगा। हैं? पढ़ा दीजिए। भी हम इसके पढ़ा बाद ही दीजिए पढ़ेंगे। सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? नो अरे बाप सर। रे। नो सर, नहीं ब्रेक हो रही है, शायद सुश्री दी की कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क में। ओके ओके ओके, बोलो। कर रहा हूँ मैं, शुरू करूँ ना, मतलब नेक्स्ट मेरे को ऑन्कोजीन्स टॉपिक शुरू करना है, तो इसलिए मैं टॉपिक से पहले पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर फिर टॉपिक शुरू किया तो फिर ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहता मैं। आधा घंटा है वैसे, सो इट्स 10:34। बोलो यस नो, स्टार्ट जल्दी कर जल्दी। दीजिए सर। हाँ सर, स्टार्ट कर दीजिए। करते हैं, ओके। आस्था जी कुछ बोली, समझ नहीं आया मेरे को। सर करवा दीजिए। ओके चलो, बड़ा इंटरेस्ट है तुम्हें पढ़ने में, ओके चलते हैं। ओके चलो, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑन्कोजीन्स के बारे में। तो ये थोड़ा काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट चीज है, ऑन्कोजीन्स, ठीक है। तो ऑन्कोजीन्स वो जीन्स हैं जिनकी प्रेजेंस इन द ह्यूमन जीनोम, अगर वो जीन एक्सप्रेस होती है तो वो क्या कर सकती है, वो कैंसर को ट्रिगर कर सकती है। तो ऑन्कोजीन्स डेफिनेशन लिख लो, ऑन्कोजीन्स आर दोज जीन्स जिनकी प्रेजेंस कैन ट्रिगर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर।
Oncogenes are those genes which can trigger a cancer, whose presence can trigger a cancer. ठीक है, अब now these oncogenes can be host की हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बाहर से आएंगी, वो होस्ट की खुद हो सकती हैं, ठीक है। now these oncogenes can be introduced by someone, like example वायरस ने उठा के आपकी बॉडी में oncogenes डाल दी, right? So it can be introduced into the host by any pathogen, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में oncogenes डाल सकता है। जनरली वायरसेस जो है अपना जेनेटिक मटेरियल सिंस हमारी बॉडी में डालते हैं तो दे कैन oncogenes को हमारी बॉडी में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारी खुद की होस्ट के अंदर म्यूटेशंस अगर हो जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी होस्ट के अंदर oncogenes प्रेजेंट है लेकिन दे आर साइलेंट, फर्स्ट। सेकेंड इज दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बाय वायरस, और थर्ड दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब वो है नहीं ऑन्कोजीन लेकिन दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशंस इन आवर ओन जीन, produced due to mutations in the gene, mutation in genes। तो नॉर्मल जीन्स के अंदर म्यूटेशन अगर हो जाए तो वो ऑन्कोजीन बन सकती है, ठीक है। तो व्हेनेवर एन ऑन्कोजीन इज प्रेजेंट, एक अगर कोई जीन है, अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो वो प्रोडक्ट बनाएगी, राइट, दैट इज अ प्रोटीन। तो वो क्या बनाएगी, वो ऑलवेज एक प्रोटीन बनाएगी। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोटीन है, नाउ दिस प्रोडक्ट कैन स्टिमुलेट एक्सेस सेल डिवीजन। यही जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोटीन जो बना है उस ऑन्कोजीन से, वो क्या कॉज कर सकता है, वो सेल सर्वाइवल को या सेल डिवीजन को बढ़ा सकता है, एनहेंस कर सकता है। सो दीज ऑन्कोजीन्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच इज अ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन व्हाट विल डू, ये जो प्रोटीन है ये सेल साइकिल को CYCLE सेल साइकिल को क्या कर सकता है, सेल साइकिल को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, सेल साइकिल एनहेंस करेगा, ठीक है, या प्रोलिफरेशन बढ़ा देगा। ये प्रोटीन का काम है जो ऑन्कोजीन से बन रहा है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट ऑन्कोजीन विच वाज डिस्कवर्ड, जो सबसे पहली ऑन्कोजीन डिस्कवर हुई थी वो कौन सी डिस्कवर हुई थी, इट वाज राउस सार्कोमा वायरस। इट वाज डिस्कवर्ड इन अ वायरस, फर्स्ट ऑन्कोजीन was discovered in a virus which was Raus sarcoma virus। फर्स्ट ऑन्कोजीन, ऐसी जीन जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकती है, अगर वो प्रोड्यूस हुई, अगर वो उसका प्रोडक्ट बना तो उसको ऑन्कोजीन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑन्कोजीन विच वाज डिस्कवर्ड इन वायरस, फर्स्ट ऑन्कोजीन विच वाज डिस्कवर्ड वाज इन वायरस। वो किस में डिस्कवर की गई थी, वो वायरस में डिस्कवर की गई थी सबसे पहली। और वो कौन सा वायरस था जिसमें डिस्कवर की गई थी, इट वाज RSV। कौन सा वायरस, RSV, राउस सार्कोमा वायरस, ROUS, राउस सार्कोमा वायरस। इसमें सबसे पहली बार फर्स्ट ऑन्कोजीन जो थी वो डिस्कवर करी गई थी। नाउ ये जो वायरस है इट कॉजेज कैंसर इन चिकन्स, ये जो RSV वायरस है इट कॉजेज कैंसर इन चिकन्स, मुर्गियों के अंदर वायरस जो है RSV वायरस क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है। इस वायरस का RNA का जीनोम होता है, ये जो वायरस है इट हैज RNA जीनोम, इसका जीनोम जो है वो RNA का होता है। एंड ये DNA को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, अगर जीनोम RNA है तो, अगर जीनोम RNA है तो DNA बनाना है उसको, तो RNA से DNA कौन बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वेरी गुड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यस। तो RNA से कौन बनाएगा, ये DNA बनाएगा, RNA से DNA बनेगा और ये DNA आपके होस्ट में जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल सारे वायरस करते हैं, सिंपल, ठीक है। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। सिमिलरली एक और वायरस है, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑन्कोजीन की वजह से फेमस है। तो एक और वायरस है जो कि क्या है, ALV वायरस। Now, there is another virus which is ALV,
फुल फॉर्म एवियन ल्यूकोसिस वायरस, एवियन ल्यूकोसिस, LEUKOISIS, ल्यूकोसिस वायरस, एवियन ल्यूकोसिस वायरस। ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है, सेम RSV फैमिली, जो RSV का फैमिली है वही ALV का भी फैमिली, ठीक है, बोथ बिलोंग्स टू सेम वायरस। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ALV डज नॉट कॉज कैंसर। जो ALV का वायरस है वो कैंसर जनरली कॉज नहीं करता। अगर आपके पास ALV वायरस अगर बॉडी में आया है तो वो कैंसर कॉजिंग नहीं है, ठीक है। तो हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे RSV कैंसर कॉजिंग हुआ, ALV कैंसर कॉजिंग नहीं है, डिस्पाइट दे बिलोंग टू सेम फैमिली। तो जीन्स जो है सबकी कॉमन रहेंगी, लेकिन फिर भी RSV कैंसर कॉज करता है लेकिन ALV कैंसर कॉज नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो हम अभी धीरे धीरे कंपेयर करेंगे। तो जो RSV का जीनोम है, RSV हैज अ जीनोम साइज ऑफ 10 kb। RSV का जो जीनोम का साइज है, RNA जीनोम है, तो इसका जो जीनोम साइज है वो कितना है? वो है 10 kb, 10 किलो बेस पेयर्स, ठीक है। वेराज ALV का जो जीनोम साइज है वो कितना है? वो है 8.5 किलो बेस पेयर्स। RSV has a genome size of 10 kb और ALV has a genome size of 8.5 kb, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने RSV और ALV दोनों के अंदर कुछ स्टडीज की गई, सच दैट हमने क्या देखा कि RSV के अंदर हम अगर किसी रीजन को डिलीट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन को हमने डिलीट कर दिया, तो RSV कैंसर कॉज नहीं कर रहा है, राइट। हमने क्या किया? हमने RSV में कुछ ऐसा रीजन, कुछ रीजन डिलीट किया such that it is not causing cancer, such that it is not causing cancer. That means कि उनकी कैंसर होने की कैपेबिलिटी खराब हो गई है, लेकिन जो वो वायरस है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। वो जो वायरस है उसका जो काम होता है, होस्ट में आना, ग्रो करना, वो सब काम कर रहा है नॉर्मली। वायरस इज एबल टू मल्टीप्लाई इन दी होस्ट नॉर्मली, लेकिन क्या चीज खराब हो गई है? खराब ये हुई है कि वो कैंसर नहीं कॉज कर पा रहा है। इट कैन नॉट इंड्यूस म्यूटेशंस, ठीक है। और ALV के अंदर तो हमको पता है कि वो कैंसर कॉज करता ही नहीं है, ठीक है। ALV के अंदर हमको पता है कि वो कैंसर कॉज नहीं करता। RSV के अंदर से हमने कुछ ऐसा पोर्शन हटा दिया है जिस वजह से हमको पता चल रहा है कि RSV कैंसर कॉज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि RSV और ALV इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी म्यूटेंट्स हैं, कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जो कि सेम है, राइट। जिस वजह से ALV एंड RSV का जो म्यूटेंट बनाया, जो कि डिलीट करके बनाया, वो दोनों के दोनों कैंसर कॉज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों कैंसर कॉज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? RSV के अंदर कुछ ऐसी चीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो कि कैंसर कॉज करने में हेल्प कर रही है उसको, ठीक है, जो कि उसको कैंसर कॉज करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो अब मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, दो जीनोम बना रहा हूं। तो ये है आपका RSV का जीनोम, ठीक है, और ये है आपका ALV का जीनोम, ठीक है। RSV के अंदर हमारे पास 3 रीजन्स हैं। वी हैव 3 रीजन्स। वी हैव अ गैग रीजन, ये प्रोटीन के नाम है, गैग, पॉल और ENV, गैग, पॉल, ENV, ठीक है। और ये कितना kb है? ये है 10 kb। ALV जो है वो भी 10 kb, वो है 8.5 kb। वो कितना है? वो है 8.5 kb, ठीक है। ALV कितना है? 8.5 kb। अब दोनों के एंड्स पे क्या प्रेजेंट है? LTR सीक्वेंसेस, जो कि क्या काम करते हैं? जो हेल्प करते हैं उनको इंटीग्रेट करने में, ह्यूमन जीनोम के साथ में
इंटीग्रेट करने में। अभी मैंने बताया ना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए आरएनए से डीएनए बना देगा और फिर वो होस्ट के जीनोम के साथ में जाके इंटीग्रेट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको पता कि एएलवी म्यूटेशन कॉज नहीं करता। अब वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है आरएसवी के, तो ये तीनों जीन्स तो उसमें है ही हैं। ठीक है, तो वी हैव गैग जीन, पॉल और ईएनवी। अब तुम जीनोम के बेसिस पे भी देख सकते हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज एक्स्ट्रा है जो कि कैंसर कॉज करती है, तो इट हैज समथिंग एक्स्ट्रा। तो जब इस एक्स्ट्रा चीज को सीक्वेंस किया गया, इस एक्स्ट्रा चीज का प्रोटीन देखा गया, तो इट वाज फाउंड दैट कि आरएसवी में एक ऐसी जीन प्रेजेंट है, एक ऐसी जीन प्रेजेंट है जो कि कैंसर कॉज करती है। और उस जीन का उन्होंने क्या नाम दिया? दे नेम्ड दैट जीन एज SRC। दे नेम दैट जीन एज SRC, SRC जीन। ठीक है, तो ये जीन का नाम है SRC जीन, जो कि कहां प्रेजेंट है? आरएसवी के अंदर प्रेजेंट है। आरएसवी में क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज इट हैज कैपेबिलिटी टू कॉज कैंसर विच इट्स पार्टनर या विच इट्स फैमिली मेंबर डज नॉट हैव। तो अगर ये एसआरसी इसके पास होता तो ये कैंसर कॉज कर पाता, एएलवी भी, लेकिन इसके पास वो एसआरसी जीन नहीं है जो कि इसके पास है। और ये कैसे पता चला कि इसके पास है, इसके पास नहीं है? दैट वाज ड्यू टू म्यूटेशन एनालिसिस। जब आरएसवी का जीनोम को काटा, यहां से कट किया तो भी कैंसर कॉज कर रहा था, यहां से कट किया तो भी कैंसर कॉज कर रहा था, इधर से कट किया तो अब एसआरसी जीन तो खराब हो गई क्योंकि बीच में से काट दिया पूरी की पूरी। तब हमको दिखा कि कैंसर कॉज नहीं हो रहा है, आरएसवी इंफेक्शन कराने के बाद कैंसर नहीं हो रहा। तो इससे हमको ये पता चला कि आरएसवी के अंदर कुछ एक ऐसी एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है एएलवी के साथ के नॉर्मल में, जो कि कैंसर कॉजिंग है। तो उन्होंने उस जीन का नाम क्या दिया? दे नेम दैट जीन एज SRC जीन, एंड SRC जीन इज द फर्स्ट ऑन्कोजीन विच वाज डिस्कवर्ड। ये SRC ही वही जीन है जो कि फर्स्ट ऑन्कोजीन है जो कि डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट ऑन्कोजीन टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑन्कोजीन टू बी डिस्कवर्ड विच इज SRC। It codes for a protein which is 60 kilodaltons. SRC, which is an oncogene, codes for a protein which is 60 kilodalton, 60 kDa। तो SRC क्या है? एक ऑन्कोजीन है जो कि आरएसवी में प्रेजेंट है, एएलवी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आरएसवी में एसआरसी जीन आई तो आई कहां से? क्यों? क्योंकि इसको नॉर्मल साइकिल के लिए चाहिए नहीं। ये तो एसआरसी तो ऑन्कोजीन है, नॉर्मल साइकिल के लिए तो गैग चाहिए, पॉल चाहिए, ईएनवी चाहिए। क्यों? क्योंकि एएलवी के पास ये तीनों हैं और एएलवी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। तो एसआरसी जीन आई कैसे इसके पास, आरएसवी के पास? हाउ डज दिस आरएसवी गॉट दिस एसआरसी जीन व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन? राइट? या फिर ये वायरस आरएसवी के पास एसआरसी जीन इंटीग्रेट कैसे हुई, कहां से आ गई, अपने आप कैसे आ गई? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है? इट इज को हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो क्या किया गया? तो क्वेश्चन क्या है? हाउ एंड व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। When, where, how, SRC जीन। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? SRC जीन। ठीक है, तो ये SRC जीन कब, कहां और कैसे इस SRV में आई? कहां माने SRV, ठीक है, कब हम अभी देखने वाले हैं, और हाउ मीन्स कैसे, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दे टुक अ नॉन ट्रांसफॉर्मिंग
जो कि कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन नहीं है, विच डज नॉट कॉज कैंसर। तो एक ऐसा वायरस लिया ALV का, ठीक है, दे टुक अनदर ALV, फैमिली सेम है बट नाम अलग है। ALV का मतलब ये वाला ALV नहीं है, एवियन ल्यूकेरियोसिस वायरस नहीं है। नाउ दे हैव टेकन एल्बसन ल्यूकेमिया वायरस, वायरस चेंज हो गया, दूसरा वायरस लिया, लेकिन वो कैंसर कॉज नहीं कर रहा था, ठीक है। व्हाट दे टुक इज दे टुक अनदर वायरस विच इज एबल्सन ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है, विच वॉज नॉन ट्रांसफॉर्मिंग। ये क्या था, ये नॉन ट्रांसफॉर्मिंग था, दैट मीन्स इट इज नॉट कॉजिंग कैंसर, नॉट कैंसर कॉजिंग, ये कैंसर कॉज नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट कैंसर कॉजिंग। फाइन। तो क्या किया उन्होंने, ये वायरस लिया एंड दे इन्फेक्टेड दिस वायरस विद द माइस, चूहे के अंदर डाल दिया, ठीक है। नाउ माइस को क्या होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एबेसल ल्यूकेमिया वायरस नॉन ट्रांसफॉर्मिंग वायरस है, हमने ऐसा स्ट्रेन लिया था जो कि कैंसर कॉज नहीं कर सकता, राइट। तो हमने माइस में डाला, 5-6 माइस में डाला पॉपुलेशन में, कुछ माइस में, तो माइस को क्या होना चाहिए, माइस शुड नॉट गेट कैंसर, राइट। लेकिन 5 में से एक माइस को कैंसर डेवलप हो गया, ठीक है। तो माइस में कैंसर होना नहीं चाहिए था, बट 1 out of 5 डेवलप्ड कैंसर। अब भैया कैंसर कहां से आ गया, जब मैंने स्ट्रेन ही वायरस का दूसरा लिया है, तो कैसे कैंसर आ गया, क्वेश्चन उठता है ये। और जब इस माइस का जीनोम को सीक्वेंस किया गया, इट वाज फाउंड दैट दिस वायरस हैज एन ऑन्कोजीन, ठीक है। इसका जब सीक्वेंस किया, इस माइस के जीनोम को सीक्वेंस किया, तो देखा कि इस माइस के जीनोम के अंदर हमने तो ALV वायरस डाला, लेकिन ALV वायरस में कोई जीन ऐसी नहीं थी जो कि कैंसर कॉज कर सके। तो इस महान हस्ती के पास कैंसर कैसे हो गया इसको। तो जब जीनोम का सीक्वेंस किया गया, तो ये देखा गया कि इसके अंदर, इस माइस के जीनोम के अंदर जिसको कैंसर हुआ, उसके अंदर एक ऑन्कोजीन प्रेजेंट थी। उसके जीनोम में क्या थी, एक ऑन्कोजीन प्रेजेंट थी जो कि कैंसर कॉज कर सकती थी। तो उस जीन को उन्होंने नाम दिया, दे नेम दैट जीन एज ABL जीन, they name that gene as ABL gene, that is another oncogene। now अब ये जीन आई कहां से, क्वेश्चन था ये कि ये ऑन्कोजीन कहां से आई, क्योंकि जो आपका एल्बसन ल्यूकेमिया वायरस था उसके अंदर तो ये जीन थी नहीं, तो ये माइस में कहां से आ गई ये जीन। सो दिस शोज दैट कि ऑन्कोजीन ABL कहीं से ओरिजिनेट हुई है, होस्ट के अंदर ही, इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द होस्ट। क्यों, क्योंकि बाहर से तो मैंने सिर्फ वायरस दिया उसको, और वायरस में तो वो जीन नहीं थी, तो दैट मीन्स वो जो जनरेट हुई है ऑन्कोजीन, वो होस्ट के अंदर ही जनरेट हुई है, मतलब होस्ट के अंदर जो उसका नॉर्मल जीनोम है, वही उनमें से ही कोई एक जीन, पहले ऑन्कोजीन नहीं थी लेकिन अब वो ऑन्कोजीन बन गई है। दैट means some of the host gene may have become integrated into the viral genome, which may have caused cancer during recombination events। I repeat my statement। इससे क्या पता चला कि जो ABL जीन बनी है, ऑन्कोजीन बनी है, वो कहां से बनी है, वो होस्ट के अंदर ही जनरेट हुई है। इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द होस्ट सेल जीनोम, और धीरे धीरे जो वो जीन जनरेट हुई है, वो वायरस के अंदर जाके इंटीग्रेट हो गई हो किसी और वायरस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबल्सन ल्यूकेमिया वायरस, जिस वजह से रिकॉम्बिनेशन की थ्रू वो वायरस
ऑन्कोजीन को डिलीवर कर सर अजीब हेलो सर। अजीब सा साउंड आ रहा है, बोल रहे हैं हाँ सर। सर आप जो भी बोल रहे हैं सब कुछ अजीब अजीब साउंड आ रहा है। सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर रीजॉइन करिए। सर कब से वॉइस नहीं आ रही भाई? हाँ सर। सर आप जो स्टेटमेंट बोल रहे थे तब से कट गई। ओके चलो आई विल रिपीट दैट स्टेटमेंट अगेन। तो मैं ये कह रहा था कि जो ऑन्कोजीन है, जो ये एबीएल जीन है, मैंने तो नहीं दी, किसने दी थी? एबेल्सन। मैंने क्या दिया था? मैंने सिर्फ ये एबेल्सन ल्यूकेमिया वायरस दिया। तो माइस को कैंसर कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर एक कैंसर जीन, जो ऑन्कोजीन है वो हमको मिली। अब वो कहां से मिली? क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं दिया बाहर से। दैट मीन्स ये जो ऑन्कोजीन बनी है, इट हैज बीन ओरिजिनेटेड, कहां से शुरू हुई है? वो ह्यूमन सेल के, मतलब जो ह्यूमन कह रहा हूं, इट हैज बीन ओरिजिनेटेड इन दी होस्ट सेल जीनोम। होस्ट के जीनोम में, माइस के जीनोम के अंदर से ही ये ऑन्कोजीन बनी है, क्योंकि बाहर से तो कुछ दिया ही नहीं है, होस्ट के थ्रू ही बनी होगी, बाहर से तो कुछ दिया ही नहीं है। तो माइस के अंदर उसके होस्ट सेल के जीनोम से एक जीन जो है वो ऑन्कोजीन प्रोड्यूस होती है, और ये ही ऑन्कोजीन अगर वायरस उठा लेता है, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है वायरस खुद रिकॉम्बिनेशन से, तो ये वायरस जो है इस जीन को कैरी कर सकता है और कैंसर कॉज कर सकता है इन अनदर पॉपुलेशन ऑफ सेल्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आरएसवी के पास एसआरसी जीन आई कहां से? ये आरएसवी के पास एसआरसी जीन रिकॉम्बिनेशन ऑफ वायरस इन दी होस्ट से आई है। मतलब इस आरएसवी ने किसी होस्ट को इन्फेक्ट किया होगा, उसके अंदर उसने आरएसवी के साथ हाथ मिलाया, रिकॉम्बिनेशन किया, सच दैट कि वो आरएसवी एसआरसी जो जीन है ये इस आरएसवी के अंदर जुड़ गई, खुद ही रिकॉम्बिनेशन जुड़ के अपने अंदर, इसने अपने वायरस के अंदर। जनरली क्या होता है, वायरस अपना जीनोम होस्ट में देता है, राइट, इंटीग्रेट करता है, लेकिन और पैकेज करके और सारी चीजें होती हैं। तो आरएसवी क्या हुआ, आरएसवी ने एसआरसी जीन होस्ट से ले ली, अपना जीनोम बढ़ा लिया, 8.5 से 10 के भी कर लिया, सच दैट कि अब ये वायरस कैंसर कॉजिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एसआरसी जीन होस्ट से ले लिए, अपने अंदर डाल दिए। तो अब ये खुद ऑन्कोजीन कैरी कर करके घूम रहा है, जहां पे जाएगा कैंसर को कॉज करेगा। सो दिस इज हाउ इट इज एज्यूम्ड कि मे बी ड्यू टू होस्ट वायरस रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स, वायरस जीनोम के अंदर होस्ट के एसआरसी जीन इनकॉर्पोरेट होती,
जो कि एक ऑन्कोजीन है, कहां से ओरिजिनेट हुई? होस्ट के अंदर ही ओरिजिनेट हुई, leading to a particular cancer. So this is how RSV has developed a cancer gene which is SRC, an oncogene, but ALV has not. It was because of host virus recombination events. I hope it is clear. Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। Sir. चले आगे। नो Yes, सर। sir. ओके, अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक चीज और पता चलती है। क्या पता चलती है? कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो जीन पहले कैंसर कॉज नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में वो कैंसर कॉजिंग हो गई, राइट? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जीनोम के अंदर ही कुछ ऐसी जीन थी जो कि नॉर्मली काम नहीं कर रही थी, बंद थी, लेकिन उसके बाद उसने एक्सप्रेशन शुरू किया और वो ऑन्कोजीन बन गई। सो ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी जीन को हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ऐसी जीन्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो एक नॉर्मल जीन में और एक ऑन्कोजीन में कुछ डिफरेंस होता है। अ नॉर्मल जीन विच एक्सप्रेसेस एन ऑन्कोजीन इज कॉल्ड अ प्रोटो ऑन्कोजीन। तो एक नॉर्मल जीन है आपकी बॉडी में, वो नॉर्मली काम कर रही है, लेकिन उसको अचानक से कोई चुल मच रही है और वो कैंसर का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। तो ऐसी जीन को आप क्या बोलते हो? प्रोटो ऑन्कोजीन। सो अ नॉर्मल होस्ट सेल जीन फ्रॉम विच ऑन्कोजीन्स हैव बीन इंटीग्रेटेड, जहां से ऑन्कोजीन्स बनी हैं, they are called as proto oncogenes. Proto means primitive oncogenes. Primitive means पुरानी। oncogenes जहां से आई, that is proto. Primitive oncogenes जहां से oncogenes बनी है, तो proto oncogenes से oncogenes बनती हैं और oncogenes से उनका प्रोडक्ट बनेगा, which is nothing but a protein. ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेल रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन अगर इनमें कुछ दिक्कत आ जाए, ये कुछ ऐसा ट्रिगर कर देती हैं सच दैट दे बिकम एन ऑन्कोजीन लीडिंग टू कैंसर। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी जीन्स हैं विच आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अगर आप कोई एक केमिकल लेते हो, these proto oncogenes can be triggered to form an oncogene and they can cause cancer. टोबैको के अंदर मैंने एक एंजाइम बताया था जो कि डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं कर रहा था, इट वॉज कॉजिंग कैंसर बिकॉज ऑफ अ सर्टेन केमिकल। वो केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर रहा है, और ऑन्कोजीन जैसे ही बनेगी, वो एक्सप्रेस होंगी, वो कैंसर कॉजिंग प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा और कैंसर हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स? द नॉर्मल होस्ट सेल जीन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है? दे आर नॉर्मल होस्ट सेल जीन्स। दे आर नॉर्मल host cell genes from which oncogenes have been integrated, from which जहां से oncogenes have been integrated या originated, कुछ भी बोलो, these are called as proto oncogenes। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटो ऑन्कोजीन एंड व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑन्कोजीन। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन को कौन कंट्रोल करता है, ऑन्कोजीन को कौन कंट्रोल करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे एक, हाँ, प्रॉबेबली आई गेस नेक्स्ट क्लास में आई विल फिनिश इट। कैंसर नहीं, हाँ, नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू फिनिश इट। आई ट्राई, नॉट श्योर, कह नहीं सकता, थोड़ा सा है अभी। ठीक है, सो व्हाट आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स? आई गेस इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड ऑन्कोजीन्स में क्या डिफरेंस होता है एंड हाउ आर दे
फंक्शनिंग एज अ कैंसर कॉजिंग जीन्स, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों कैंसर कॉज कर रहे हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन इनडायरेक्टली कैंसर कॉज कर रहा है, ऑन्कोजीन डायरेक्टली कैंसर कॉज करती है। तो प्रोटो पहले ऑन्को बनेगी, फिर वो कैंसर कॉज करेगी, ऑन्को डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के कैंसर कॉज करती है। सिंपल, ठीक है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। छुट्टी करें या पढ़ना है? छुट्टी करे सर। छुट्टी करें, छुट्टी करें, थोड़ा ज्यादा हो गया मुझे पता है। तो ये थोड़ा सा इसको समझ लेना कि ऑन्कोजीन्स क्या हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है ना, हाउ दिस आरएसवी गॉट एसआरसी जीन, ये कैसे आई, आरएसवी के पास एसआरसी जीन कैसे आई, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पढ़ लेना, राइट। मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, लिखा मैंने नहीं है, तो ट्राई टू मेक नोट्स। फाइन, यस यस सर। सर। ओके, हाँ सर। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी होती है, probably tomorrow or Wednesday. I'm thinking to take tomorrow class, अगर मिल जाती है मुझे तो, बाकी let's see. Okay. चलो, thank you, bye bye. थैंक गुड यू नाइट सर। सर।